हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से 10th क्लास में। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा कि किस प्रकार से फ्रांस में 1848 की क्रांति हुई और उसके परिणाम स्वरूप फिर जो वहाँ का राजा था लुई फिलिप, उसे गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इसका दूसरे एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमने सिलेसिया का जो विद्रोह है उसके बारे में भी पढ़ा और 1830 का जो दशक था वो किस प्रकार से कठिनाइयों भरा था। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक का अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? 1830 से 48 का जो क्रांतियों का युग था। तो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है हमारा? 1848 की उदारवादी क्रांति। अब आप सोचेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो भी 1848 की ही थी और ये भी 1848 की है, लेकिन वो जो फ्रांस में क्रांति की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? मजदूर वर्ग के द्वारा और गरीब लोगों के द्वारा। और ये जो उदारवादी क्रांति थी ये किसके द्वारा की गई थी? मध्यम वर्ग के द्वारा, जो कि उद्योगपति व्यवसायी वर्ग था। तो इस क्रांति का जो एरिया था वो भी उस क्रांति से ज़्यादा ब्रॉड था। उसका इम्पैक्ट हमने फ्रांस और आसपास के एरियाज में देखा। और इसका कुछ दूसरे जो यूरोप के उस समय पर वो इस रूप में अस्तित्व में नहीं आए हुए थे, नेशन स्टेट के रूप में अस्तित्व में नहीं थे, उन साम्राज्यों में हमें देखने को मिलता है। तो क्या थी 1848 की क्रांति? और इस टॉपिक पर हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है? 1848 की उदारवादी क्रांति की व्याख्या कीजिए, या फिर हमसे पूछा जा सकता है सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद के घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे कि जो वर्तमान जर्मनी है वहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद में क्या घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार से एक बैठक बुलाई गई थी और जो कि राष्ट्रवाद की दिशा में काफ़ी बड़ा कदम था। तो इस पूरे टॉपिक पे हमसे ये दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें सेम ही लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1848 की उदारवादी क्रांति क्या थी। तो जो 1848 की उदारवादी क्रांति थी वो क्या थी? जो 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई वो उसके पैरेलल एक क्रांति थी मध्यम वर्ग की। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो गरीब और मजदूर वर्ग की क्रांति थी और ये मध्यम वर्ग की क्रांति थी जो कि उद्योगपति व्यवसायी पेशेवर वर्ग था। और उदारवाद, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उदारवादी क्या विचारधारा है? जो कि राज्य के कम से कम हस्तक्षेप पर और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने पर बल देती है। तो ये लोग, मध्यम वर्ग के लोग क्या चाहते थे कि ये आर्थिक रूप से और ज़्यादा संपन्न हो सके, इनके जो उद्योग हैं वो और ज़्यादा बढ़ सके। इसके लिए ये चाहते थे कि जो राज्य है उसका हस्तक्षेप और नियंत्रण कम से कम हो और इनकी गतिविधियों में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। तो उसी समय पे हमने जैसे पढ़ा कि 1830 से 48 के दौरान यूरोप में क्योंकि गरीबी बढ़ चुकी थी और जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जनता में असंतोष बढ़ रहा था। यानी कि जनता राजाओं की जो कार्य प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थी। तो इसी असंतोष का इस मध्यम वर्ग ने फायदा उठाया और इन्होंने क्या किया? अपनी उदारवादी क्रांति को एक दिशा दी, इन्हें एक आधार मिला जनता के असंतोष से। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने उदारवादी जो मध्य वर्ग थे उन्होंने संविधानवाद की मांग की कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, लिखित रूप में संविधान चाहिए, ना कि राजा अपनी स्वेच्छा से कोई भी नियम लागू करता रहे। तो इन उदारवादी मध्यम वर्गों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। ये जो राज्य है, जैसे जर्मनी उस समय एक्सिस्टेंस में नहीं था, इटली भी कई टुकड़ों में था, पोलैंड का भी हमने डिस्कस किया, इसको बड़ी बड़ी शक्तियों ने अलग अलग टुकड़ों में बांट करके अपने अधीन कर रखा था। ऑस्ट्रिया, हंगरिया, ये सभी, इनको आज हम जिस प्रकार से देखते हैं उस रूप में मौजूद नहीं थे। ये या तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे
और इन पर राजाओं का अधिकार था, यानी कि ये अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे। तो यहाँ की जनता ने फिर क्या मांग की कि पहला तो संविधान होना चाहिए और साथ ही ये जो इनके क्षेत्र हैं अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए गए हैं, इनका एकीकरण होना चाहिए। और इन्होंने अपनी मांग का आधार किसे बनाया? जो गरीब और आम जनता थी उनके असंतोष का इन्होंने फायदा उठाया और उनका समर्थन लेकर के उदारवादी लोगों ने विरोध किया और बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठा करके इन्होंने राष्ट्र राज्य की, मॉडर्न नेशन स्टेट की मांग उठाई। आज जिन रूपों में हम देखते हैं इन राज्यों को, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी को, इन्होंने डिमांड की थी उस समय पे कि इनके जो राज्य हैं वो एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आनी चाहिए। राष्ट्र के बारे में हम पीछे काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी कल्चरली, हिस्टोरिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और इमोशनली एक आइडेंटिटी हो और जो इन आधारों पर एकजुट हो। तो इन्होंने कहा कि इनके जो क्षेत्र हैं इनको राष्ट्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि जो इनके द्वारा जिस राष्ट्र राज्य की मांग की जा रही है उसकी क्या विशेषताएं होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने कहा होनी चाहिए। संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा 1815 में जब क्रांतियां हो रही थी यूरोप में, उसके बाद फिर वियना संधि के बाद हमने देखा कि जो निरंकुश शासक थे उन्होंने अपनी निरंकुशता को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया था? सेंसरशिप लगा दी थी कि जो क्रांतिकारी हैं वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, चाहे वो प्रेस के जरिए हो या फिर वो किताबों के माध्यम से हो या जनता के बीच में किसी भाषण के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि निरंकुश राजशाहियों ने क्या किया था? सेंसरशिप के नियम बहुत कठोर कर दिए थे ताकि जो क्रांति के विचार है वो समाज में ना उभर पाए। तो इन्होंने क्या मांग की? संविधान होना चाहिए, जो प्रेस है वो स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि सरकार की आलोचना की जा सके, सरकार की जो कमियां हैं वो जनता के सामने लाई जा सके। और इन्होंने क्या कहा? संगठन बनाने की आज़ादी। इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से 1815 के बाद जो भूमिगत संगठन है, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनाए जा रहे थे, क्योंकि उन निरंकुश राजशाहियों ने संगठन बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो जूसेप्पे मैत्सिनी था उसने यंग इटली नाम से जो अपना गुप्त संगठन बनाया था। तो और क्या डिमांड की थी इन्होंने? कानून के समक्ष समानता, कि जो सब लोग हैं वो कानून के सामने समान समझे जाएं, चाहे वो सत्ता संपन्न वर्ग से हो या फिर आम लोग हों। लेकिन इनकी डिमांड्स में एक कमी थी कि उस समय भी इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग नहीं की थी, ये केवल पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग कर रहे थे। इनकी इस कमी को हम जो सेंट पॉल चर्च का घटनाक्रम डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया था। तो ये घटनाक्रम था 1848 की उदारवादी क्रांति का। और इस क्रांति का क्या आधार था, इन्होंने क्या डिमांड्स की। इसके बाद जो वर्तमान जर्मनी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वो पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और जो उसके अलग अलग हिस्से थे उनको हमने ये भी पढ़ा कि उस समय वो जोल्वेराइन के रूप में एक आर्थिक संगठन के रूप में सामने आए थे। तो उसी जर्मनी में ये जो फ्रैंकफर्ट संसद का कार्यक्रम हुआ था। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इस फ्रैंकफर्ट संसद के कार्यक्रम में क्या कुछ घटित हुआ। तो फ्रैंकफर्ट संसद का घटनाक्रम क्या था, आइए देखते हैं। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? जो वर्तमान जर्मनी है उसके एक शहर फ्रैंकफर्ट में हुई थी। और फ्रैंकफर्ट में भी ये, फ्रैंकफर्ट शहर में ये सेंट पॉल चर्च में हुई थी। इसलिए इस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सेंट पॉल चर्च पर भी पूछा जा सकता है कि सेंट पॉल चर्च का जो घटनाक्रम था उसका वर्णन कीजिए। और फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में भी पूछा जा सकता है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी और इसका क्या घटनाक्रम था, कहाँ पर ये हुई थी। ऑब्जेक्टिव में भी इस पर
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है वो कब आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई थी। और जो बड़ा क्वेश्चन है वो इस पे यही पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद का घटनाक्रम क्या था। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद का घटनाक्रम क्या था। जो बड़ी संख्या में उस समय जो राजनीतिक प्रतिनिधि थे, यानी कि काफ़ी सारे उस समय पर जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए। उन सब ने इकट्ठे होकर के क्या फैसला किया कि हम क्या करेंगे, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे जो कि इस पर संविधानवाद पर आधारित होगी, यानी कि वो गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर आधारित होगी, यानी कि वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो इन सब प्रतिनिधियों ने क्या कहा कि हम क्या बनाएंगे, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक तो वो क्या चाहते थे कि जो जर्मन साम्राज्य है उसका एकीकरण हो जाए, जो कि अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। और दूसरा वो क्या चाहते थे कि इसमें जो नियम कानून बनाने वाली संस्था है वो क्या हो, निर्वाचित हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो। तो उन्होंने ये फैसला किया और इसके लिए इन राजनीतिक पार्टियों में से जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो फ्रैंकफर्ट संसद में बैठे। कब बैठे, 18 मई 1848 को। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी, 18 मई 1848 को। और जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे जो चुने गए थे वो फ्रैंकफर्ट संसद में बैठे। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ हुई थी, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। और इस फ्रैंकफर्ट संसद में फिर इन 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने क्या किया, इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट बनाया कि इन फ्यूचर अगर जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है तो हमारा संविधान कैसा होगा। इन्होंने एक रूपरेखा बनाई। तो इस रूपरेखा में इन्होंने क्या कहा कि जो फ्यूचर का जर्मनी है वो कैसा होगा कि यहाँ का राजा भले ही कोई भी हो, लेकिन उस राजा को क्या करना होगा, वो संसद के अधीन रहेगा। यानी कि अब जो राजा की प्रभुता है, राजा की सर्वोच्चता है, वो खत्म होने जा रही थी। इन्होंने ये प्रोविज़न रखा था, ये प्रस्ताव रखा था कि जो जर्मनी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में था और ये टुकड़े एक होकर के अगर एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आते हैं और इन टुकड़ों में से जो भी राजा बने हुए हैं इन अलग अलग हिस्सों के, और इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति एक जर्मनी राष्ट्र का राज्य बनेगा तो वो क्या करेगा, वो संसद के अधीन रहेगा। यानी कि जो जनता के द्वारा चुन करके जो संसद आई है उसके अनुसार उसको काम करना होगा। लेकिन जो सदियों से जो निरंकुशवाद तानाशाही चली आ रही थी उसको उन राजाओं के लिए एकदम से छोड़ पाना इतना आसान भी नहीं था। तो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उस समय जो जर्मनी के अलग अलग हिस्से थे उनमें से एक प्रशिया या प्रशा भी था। तो इन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये थे उस समय प्रशा के राजा, इनके सामने एक प्रस्ताव रखा, इन्हें ऑफर दिया कि आप इस जर्मन राष्ट्र के राजा बन जाओ। लेकिन ये जो राजा था ये भी क्या चाहता था कि इस प्रकार से इसको किसी संसद के या निर्वाचित सभा के अधीन ना रहना पड़े। तो इसने भी जो जर्मनी के बाकी हिस्सों के जो छोटे छोटे टुकड़ों के राजा थे उन्हीं का समर्थन किया और इसने जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और ये जा कर के दूसरे राजाओं के साथ मिल गया। इसी बीच ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनके बीच में क्या होता है, इनमें जो ज़्यादा मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और जो मध्यम वर्ग था वो हम डिस्कस कर चुके हैं किस श्रेणी से था, ये उद्योगपति, पूंजीपति, व्यवसायी वर्ग था, पेशेवर वर्ग था। तो इनका काम क्या था, ये मजदूरों और कारीगरों से अपने कारखानों फैक्ट्रियों में काम करवाते थे। तो ये क्या कर रहे थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये इन मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर रहे थे। और हालांकि इन्होंने शुरुआत किस प्रकार से की थी, मजदूरों, कारीगरों, गरीब लोगों में जो असंतोष फैल रहा था उसी को इन्होंने
जो अपनी क्रांति थी, अपना विरोध था, उसका आधार बनाया था। लेकिन अब ये क्या कर रहे थे, उन मजदूरों की मांगों का विरोध कर रहे थे, और जो मजदूर थे वो फिर इस वजह से इनसे अलग हो गए और उनका समर्थन मध्यम वर्ग की इस उदारवादी क्रांति को मिलना बंद हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो संसद थी इसमें मध्यम वर्गों का प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि ये और ये मजदूरों की मांग का विरोध कर रहे थे, और इनका जो आपसी विरोध था इसकी वजह से संसद का क्या हुआ, सामाजिक आधार कमजोर हो गया। और इस कमजोरी को देखते हुए फिर राजा ने क्या किया, सेना को बुला करके इस संसद को भंग कर दिया। तो ये जो 1848 की उदारवादी क्रांति थी वो असफलतापूर्ण ढंग से खत्म हो गई। हालांकि ये असफल रही, लेकिन इसने क्या शुरुआत की, जर्मनी के एकीकरण की दिशा में ये पहला कदम था। यानी कि इसने एक ऐसी रूपरेखा बनाई, ऐसी एक नींव रख दी जिससे कि भविष्य में जो जर्मनी के लोग थे वो ये कल्पना कर सकते थे कि जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। अब तक क्या हो रहा था, जो यूरोप के पश्चिमी हिस्सों के जो साम्राज्य थे, जो रियासतें थी, वहाँ पे जो उदारवाद है, राष्ट्रवाद है, इस प्रकार के जो लहर है वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इस क्रांति के बाद, इस संसद सम्मेलन के बाद क्या हुआ, जो मध्य और पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ की जो तानाशाही सरकारें थी उन्हें भी लगने लगा कि अब वो आगे इन फ्यूचर सुधार किए बगैर अपनी तानाशाही को कायम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने जनता की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अगर सुधार नहीं किया तो जनता में असंतोष ज़्यादा भड़केगा और हो सकता है फिर उन्हें भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़े। तो इस क्रांति का प्रभाव क्या रहा कि इसने एक तो जर्मनी के एकीकरण के बीज को बोया, और दूसरा मध्य और पूर्वी यूरोप में भी सुधार की लहर चल पड़ी। वहाँ की जो तानाशाही निरंकुश सरकारें थी उन्होंने अपनी जो तानाशाही है उसमें थोड़ी थोड़ी ढील देनी, उसमें थोड़ा उन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ये बात कर रहे थे कि जो नेशनल असेंबली है, संसद है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो। लेकिन यहाँ भी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात सिर्फ पुरुषों के लिए की जा रही थी, महिलाओं के लिए नहीं की जा रही थी। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित की गई थी इसमें भी महिलाओं को कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया था। महिलाओं को सिर्फ एज ए ऑडियंस फ्रैंकफर्ट संसद को देखने की अनुमति दी गई थी, उनको इसमें भागीदारी लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय के जो पुरुष प्रधान समाज की क्या मान्यता थी कि महिलाओं का काम क्या है, सिर्फ जो घर के काम काज करना। हालांकि उस समय महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला हुआ था, वो टैक्स भी पे कर रही थी, लेकिन जो वोट डालने का अधिकार था, राजनीति में भागीदारी का अधिकार था, वो उन्हें अभी तक नहीं मिला हुआ था। इसी कंटेक्स्ट में उस समय एक महिलावादी विचारक थी लुइजे ओटो पीटर्स। उन्होंने फिर एक अपनी पत्रिका भी निकाली जो कि इस प्रकार के विचारों को बढ़ावा देती थी कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन भी बनाया जो महिलाओं के अधिकारों की मांग करता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस प्रकार से जो 1848 की उदारवादी क्रांति थी उसने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई, और फ्रैंकफर्ट संसद का घटनाक्रम क्या था और इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। उनकी भूमिका इसमें नगण्य ही थी, लेकिन हमने डिस्कस किया कि उनकी क्या पोजीशन थी उस टाइम पे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।